अमिताभ बच्चन ने हमारे को मेरे से सीनियर था, उसने ड्रामेटिक्स चुना। मैं भी ड्रामेटिक्स में जा सकता था, मैं भी डिबेट में जा सकता था। अगर एक इंजेक्शन रॉकेट लगाता था, एक बूंद खून छलकाता था, तो माँ कहे अरे मेरे बेटे का तो बहुत खून निकल रहा है, बहुत खून निकल रहा है। यानी वो एक ड्रॉप खून 7.5 करोड़ वॉलंटियर बन चुके, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई देते। ये कौन सा कैप्सूल आप खाओगे जो ऐसे एनर्जी मिल जाएगी आपको? Hello, everyone, and welcome to the podcast. Today, we're meeting Krishan Kumar Gupta, who is a massive name in the world of social service. 1967 में आपने like as a young university student इतने सारे avenues होते हैं, debate है, dramatics है, आपने social service उस time पे क्यों चुना? अब ये मुझे कुछ 58 साल पहले लेके जा रहा है कि जो मैं इस स्थिति में हूँ कि मुझे ये एनएसएस या सोशल वर्क को क्यों ज्वाइन करना है। बहुत फैसिनेटिंग चीज़ें हैं। अमिताभ बच्चन ने हमारे को मेरे से सीनियर था, उसने ड्रामेटिक्स चुना। मैं भी ड्रामेटिक्स में जा सकता था, मैं भी डिबेट में जा सकता था। लेकिन मैंने एक श्लोक पढ़ा था एक दफ़ा, हम जब 7वीं 8वीं में थे। परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय बहन्ति नद्यः, परोपकाराय इदं मम शरीरम। अब ये तो बहुत बच्चों ने पढ़ा होगा हमारे साथ के। ये मुझे ऐसा क्लिक कर गया कि हाँ, वास्तव में पेड़ अपना फल कभी नहीं खाता, नदी अपना पानी नहीं पीती, गाय जो है अपना दूध नहीं पीती। तो ईश्वर ने जो हमारा शरीर बनाया है वो सेवा के लिए ही बनाया है, और मुझे इस काम में जाना है। अब ये एक शुरुआत है जब मैं सोच रहा हूँ। मुझे बहुत शौक रहा है सामाजिक कार्यों से जुड़ने का, बचपन से था। जब मैं आरएसएस में शाखा में भी जाता था, तो उन दिनों ये पाकिस्तान के साथ वार हुई थी, 1962 की, 71 की, 65 की। तो इनमें मैं वॉलंटियरिज्म में काम किया था, जैसे ट्रैफिक पुलिस के अंदर काम हुआ, या स्टेशन पर रोटियां घरों से इकट्ठी करके बांटना ट्रेन पे जो सैनिक फ्रंट पे जा रहे थे। विद दिस बैकग्राउंड जब मैं कॉलेज को एंटर किया तो आई वॉज ए स्टूडेंट ऑफ किरोड़मठ कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो वहाँ के नोटिस बोर्ड पे मैंने देखा दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क की तरफ से एक नोटिस लगा हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू स्टार्ट ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ गांधीयन थॉट्स। क्योंकि गांधी जी की इच्छा थी कि जो भी बच्चे हैं, युवा हैं, ये तो आप जानते हैं कि यूथ एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ द नेशन। राइट। तो आज़ादी के बाद अगर वो एनर्जी डेविएट हो जाती तो शायद देश का और भी विनाश हो सकता था। तो उसको चैनलाइज करने के लिए गांधी जी ने सुझाव दिया था कि हमें एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन करनी चाहिए जिससे यूथ पार्टिसिपेशन हो और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो थ्रू कम्युनिटी सर्विसेज। ओके ओके। अब ये बात उस समय तो मेरे सिर के ऊपर से उतर नहीं थी कि भाई कम्युनिटी क्या है, सोशल वर्क क्या है, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है। तो मैं जो डायरेक्टर थे उनसे जाकर मिला, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क के प्रोफेसर आनंद। ओके। उससे पहले कोई भी उनके पास नहीं गया था, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा था जैसे मेरे समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने मेरे से कहा कि देखिए ऐसा है कि एक ऐसी संस्था बनाना चाहते हैं, अगर आप वॉलंटियर्स को इकट्ठा करेंगे तो ये काम हो सकता है। अच्छा। ओके। अब बहुत चुनौतीपूर्ण काम था। मैं आया कॉलेज में, मैं कुछ बच्चों से, दोस्तों से बात की। मैं कहा भाई ऐसे ऐसे समाज सेवा के वो है। उस समय समाज सेवा का कंसेप्ट ये था कि बाढ़ आएगी जो कपड़े इकट्ठे करने हैं, चंदा इकट्ठा करना है, यही सेवा होती है। तो अधिकतर बच्चे कहने लगे कि बेटा तू चंदा खाएगा हमारा, हमें डब्बे हाथ में दे देगा, और वो पैसा जो है तू खाएगा, हमें ऐसा काम नहीं करना। तो मतलब अब आप देखिए कि उस कंडीशन में मैं कैसे वॉलंटियर इकट्ठे करूँ। लेकिन मुझे लगा कि मुझे करना है। थोड़ी सी ये सीख फिर मैं वहीं आ रहा हूँ कि आरएसएस में जो शाखा लगती है
वो भी अपने वॉलंटियर्स को जोड़ने के लिए एक दफ़ा दो दफ़ा गाली खाते हैं, फिर भी उनको जाके नहीं छोड़ते, अच्छा। उनको शाखा में लेके आते हैं। हाँ। तो वो एक कॉन्सेप्ट था दिमाग में, कहीं नहीं पीछे लगेंगे तो काम हो जाएगा। अच्छा। फिर जुनून सा बना, फिर मैंने कहा कि कॉलेज भी आ जाऊँ, तो कैंपस में कुछ कॉलेज थे, हुँ। तो मैं उन कॉलेजों में जाता, नोटिस पे अपनी तरफ से लगा के आता कि भी ऐसे ऐसे है, मैं मिलना चाहता हूँ, जुड़ना चाहता हूँ। तो वो करके हमने 35-40 वॉलंटियर इकट्ठे किए। ओके। जब वो इकट्ठे हो गए तो रांडे साहब में गांधी भवन है छात्र मार्ग में, हुँ। मेरे हाउस के बैक में, अच्छा। वहाँ उन्होंने हमें एक ऑफिस दे दिया और हमारा काम शुरू हो गया। अब है क्या कि जो गांधी जी ने कहा था, यही सारी बातें स्वामी विवेकानंद ने भी युवाओं को प्रेरित करने के लिए कही थी, ओके। क्योंकि स्वामी विवेकानंद भी यही चाहते थे हुँ। कि जो युवा शक्ति है उसको चैनलाइज किया जाए तो देश का निर्माण तभी हो सकता है। हुँ, हुँ, और अगर मैं आज के संदर्भ में भी बोलूं, हुँ, तो जो मोदी हैं वो भी हमेशा ये जैन जी की बात हो हुँ, या विकसित भारत की बात हो, इन सब के अंदर जो कॉमन है वो ये है कि यूथ पावर चाहिए। हुँ, अगर यूथ पावर नहीं है देश के पास तो कुछ नहीं हो सकता, आप विकासशील भी नहीं बन सकते। तो बेस क्या हुआ? युवा एनर्जी, हुँ, यानी युवा पावर। उस समय हम भी युवा ही थे और एज भी वही थी कॉलेज की, तो नेगेटिव बात है कि हमारी जो पावर है वो अगर जहाँ इकट्ठी होकर लगेगी तो हम कुछ कर सकते हैं। हाँ, तो इस बात ने भी मेरे को थोड़ा सा बूस्ट दिया हाँ, कि ये नहीं पता था कि ये जो साइलेंट काम आप कर रहे हो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत बाद में बहुत ऊंचाई पर भी पहुंचा सकता है। हुँ, नेवर थॉट ऑफ इट। राइट। तो आप इस टाइम पे पढ़ रहे थे हाँ। यूनिवर्सिटी में और साथ-साथ आप ये भी कर रहे थे, हाँ, ये एक दोनों साथ-साथ? एक्टिविटी थी ये ओके, एक राइट, एक्टिविटी थी। राइट, ओके, फिर? तो इस एक्टिविटी के अंदर 5-6 काम हमें मिले थे। हुँ, उस समय प्रौढ़ शिक्षा यानी एडल्ट लिटरेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, अच्छा, क्योंकि अगर एक उस समय का सर्वे आप देखोगे तो लगभग 60% लोग अनपढ़ थे हुँ, और 5-10% थे जो ग्रेजुएशन की थी, और मेरे ख्याल में 10-20% लोगों ने मेट्रिकुलेशन किया होगा। ओह! मतलब बहुत कम थे वो हुँ, एजुकेशन। हुँ, तो एक काम पे हमें दिया गया कि ये एडल्ट लिटरेसी आपको करनी है, घरों से लोगों को जाके या कोई छोटा सेंटर बना के उनको अप्रोच करके उनको 1 घंटा पढ़ाना है। अच्छा, फिर हमें दिया गया कि विलेज के अंदर आपको जाना है, एडॉप्शन ऑफ विलेज। हुँ, वहाँ पर क्या था कि जो आप जानते होंगे विलेजेस में जो है ना हाइजीन कंडीशन, आज के विलेज की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग ऑफ 67। ओके, 67 में जो विलेजेस की हालत थी वो हाइजीन वॉज वेरी पुअर, अच्छा, सैनिटेशन वॉज वेरी पुअर। ओके, आज जो हम बात मेंस्ट्रुएशन पे बहुत डिटेल में कर रहे हैं, हुँ, खुल के कर रहे हैं, हुँ, उस समय लड़की अपनी माँ के अलावा किसी को नहीं बता सकती थी हुँ, कि मतलब ये भी एक कंडीशन है, नेचुरल डिमांड वो हुँ, है, हुँ, हुँ, ज़रूरत हुँ, है। तभी वहाँ पे एक हाइजीन की कमी होने से वो बच्चियाँ बहुत बीमार होती थी। हुँ, ये गवर्नमेंट प्लानिंग में था, अच्छा, लेकिन हम इस प्रोजेक्ट को नहीं कर सकते ना हमने किया, हुँ, क्योंकि हम खुद ही इतने शर्माते करते थे कि भैया ये बात कैसे करेंगे और लड़कियां कैसे ये बोलेंगी। हाँ, तो लड़कियाँ नहीं थी आपके नहीं इसमें? थी ना, थी, लगभग हमारे और से 40 का ग्रुप था, उसमें लड़कियां थी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कंडीशन क्या थी। हुँ, एक दिन मैं क्लास ले आया था वॉलंटियर्स की, बहुत मजाक की बात है और आज भी मैं हंसता हूँ। हुँ, तो वो मैं जब उनको बोल रहा था तो मुझे बोलना था जनगणना के ऊपर। अच्छा, मेरी अंग्रेजी कमजोर थी, हाँ, तो मेरे मुंह से सेंसेस मेंसेस निकल गया। मेरे को जब लास्ट मेंसेस हुआ था तो वो जो लड़कियां थी वो घुटनों में सिर रखा और हंस रही थी। तो मैं कहा भाई कुछ तो गलती हो गई। फिर मैं एकदम ध्यान गया, मैं कहा यार ये मैं पता नहीं क्या बोल गया।
फिर मैं कहा हिंदी ही ज़्यादा ठीक है, तो मैं कहा जनगणना जो हुई थी तो मैं अपने गलती को रिपेयर किया। अब आप बताइए कि जब मेंसेस नाम लेने से हाँ, इतना झिझक हो कि जो हमारे को वॉलंटियर्स हैं, सास में पढ़ने वाले हैं, हाँ, और आज की स्थिति में आप चेंज देखिए। हाँ, बिल्कुल। अब तो तो बहुत ओपनली बात हो अब तो सकती बहुत है। ओपनली हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और वो जे शेयर इट कि हुँ, भाई मैं आज नहीं घूमने जा सकती, मैं आज ये नहीं कर सकती बिकॉज ये है। या तो ये जो सब चीज़ें थी ना, ये हमें पता ही नहीं थी। तो वो सब डिफिकल्टीज जो उस टाइम की थी उसको अब फेस करते हुए भी अब ये घर देखिए ना, अब हमारा कैंप गया गांव के अंदर, हाँ, कैंप में देख कर आया था, हुँ, क्योंकि कुछ ईश्वर ने मुझे जिम्मेवारियां शुरू से बहुत ज़्यादा दिया। अच्छा, परिवार की जिम्मेवारी भी थी, समाज की भी जिम्मेवारी आ गई, कॉलेज की पढ़ाई की भी जिम्मेवारी। हुँ, उन सब चीज़ों के अंदर जब हम गए तो मैं ये बनाया था प्रोग्राम कि वहाँ जाकर इनको एक जगह देख के आते हैं, हुँ, वहाँ इनको बच्चों को वहाँ छोड़ के आएंगे। हुँ, कुछ देखिए ऐसा जब आप इस काम में आते हैं ना, आप बहुत मैच्योर हो जाते हैं। हुँ, एक कोलीग भी आपको ऐसे कहेंगे जैसे वो आपके जूनियर हैं, और आप ही बस उनके उस्ताद हैं, आप तो उनके सब गाइड हैं। हुँ, तो वहीं यूनिवर्सिटी से थोड़ा 15 किलोमीटर दूर एक गाँव था, अच्छा, आई रिमेम्बर का पहराजपुर था या ऐसे नाम था शायद गाँव का। वहाँ एक स्कूल के अंदर हमने कैंप का जुगाड़ करके आए वहाँ का, भाई यहाँ कैंप लगेगा, हुँ, क्योंकि सारी मिनिस्ट्री सारी लोकल बॉडीज वो हमारे साथ थी हुँ, कि आप जो कहेंगे आपको वही चीज़ मिलेगी। हमें अलॉटमेंट हो गया कि हाँ यहाँ आप कैंप लगाइए समर कैंप में। अब जब हमने अपने बच्चों को बताया कि हम जा रहे हैं, तो अब देखिए मैं फिर आपको वहीं ले जा रहा हूँ हुँ, 67 में, हुँ, कि लड़की जब घर जाके कहेगी कि मैं एक हफ्ते के लिए जा रही हूँ, हाँ, किसके साथ जा रही हो, कॉलेज के दोस्तों के साथ जा रही हूँ, हुँ, लड़के तो नहीं है, नहीं हाँ, लड़के भी हैं। हाँ, अरे वो लड़कों के साथ जाओगे तुम गाँव में, नहीं 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 ये हम। हाँ, अब वो कितनी बोल्ड लड़कियां होंगी या हाँ, कितने बोल्ड होंगे जो कैंप को गए, कैंप अटेंड किया। हुँ, अब यूनिवर्सिटी तो फैशन में भी थी उस समय। हुँ, अब ये जो है कुछ मिनी स्कर्ट पहन के वो ले गई साथ में, भाई वो एक एंजॉय करने गई थी, उनको नहीं पता सोशल वर्क में क्या करना है। अच्छा, वो गए थे कैंप है, कैंप एंजॉय करके आएंगे एक हफ्ते का। हाँ, तो ये वॉलीबॉल वगैरह ले गए अपने साथ के, वहाँ खेला करेंगे ये करेंगे। हुँ, तो जब कैंप को कहकर मैं तो आ गया, क्योंकि मुझे और कुछ काम भी करने थे। हुँ, अगले दिन एक वॉलंटियर आया, और वो इतना में वो गर्म हो गया कि तू हमें ऐसी जगह फंसाया है, वहाँ तो हमें मार देंगे कर देंगे, और कैंप वैम्प हम नहीं करेंगे। हुँ, मैंने कहा भाई क्या हुआ था, क्योंकि ऐसे ऐसे हुआ, गांव के जो लोग हैं वो मतलब उस पर दीवारों पर चढ़ गए। हम वॉलीबॉल खेल रहे थे, वो कहते हैं यार ये लड़के लड़के इकट्ठे रहेंगे। अच्छा, तो वो मतलब वो बदतमीजी भी करने लगे हुँ, कि हम भी खेलेंगे या नहीं, ये है वो। और वो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा घबरा गई, हुँ, तो मैं अपने आप को लॉक कर लिया कि भाई किसी को कहो नहीं, ये तो रात को अगर ये आके ना हमला कर दिया बड़ी मुश्किल हो हाँ, जाएगी। बिल्कुल, हुँ, इट इज़ वेरी हॉरिफाइड कंडीशन। हुँ, तो मैं कहा भाई चलते हैं। मैं भी सोचा था, आखिर इतना मैच्योर तो मैं भी नहीं था ना, लेकिन वो जब आप किसी काम को कहते हो मैच्योरिटी आई जाती है। सही है, मैं गया, मैं कहा कि ऐसा है अभी हम चलते हैं। तो मैं पता किया, ये जो गांव के प्रधान हैं हुँ, उनसे मिलेंगे। सो लड़के के हम सारे के सारे ग्रुप बना के वहाँ गए। तो प्रधान जी को मैं हुआ, मैं कहा जी देखिए ऐसा है, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हैं और हम हाइजीन और सैनिटेशन पर काम करेंगे, कुछ लड़कियाँ सिलाई भी सिखाएंगी अच्छा, आपके महिलाओं को, हुँ, और लड़के जो हैं वो आपकी नालियाँ बनाएंगे, किस तरीके से सब कुछ होगा वो काम करेंगे। उनको बड़ा अच्छा लगा। अब हम गांव की स्थिति को समझते थे कि भाई यहाँ अलग अलग ग्रुपों में काम करना है, हुँ, क्योंकि अगर वो लड़कों के साथ लड़कियों को देख लिया ना, तो जो लड़कियां गांव की हैं वो हमें ज्वाइन नहीं करेंगे। हुँ, सही बात तो है, हमने लड़कियों को लड़कियों के साथ जोड़ा, हुँ, लड़कों को लड़कों के साथ जोड़ा, हुँ, और वो इतना अच्छा एटमोसफेयर बन गया कि फिर तो हमें वो छाछ नहीं होती,
जो दही से निकलती है, जी जी। कि उसकी बाल्टी भर भर के हमारे यहाँ आते थे कैंप में अच्छा। कि भाई गांव की ये चीज़ पियो, बड़ी प्योर है, दूध हाँ। चाहिए, दूध हम भेजेंगे, ये करेंगे। कहीं बिकॉज एक उनको एक हफ्ते बाद वो ऐसा हाँ, हाल हो गया हाँ, कि जो बच्चे एंजॉय कर रहे थे ना, उनको लगा कैंप एक्सटेंड कर लो, अच्छा, लेकिन वो भी कुड नॉट डू। क्योंकि वो तो उनको हेल्प मिल रही थी ना, जेन्युइन हेल्प मिल रही थी, हाँ, सीखने को मिल रहा था, तो फायदा दिख रहा होगा तो उनको। दिस वाज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस होता कैंप। राइट। फिर हमें तीसरा प्रोजेक्ट मिला ब्लड डोनेशन का। ओके। अब उस समय खून की कीमत तो मतलब क्या बताऊं मैं आपको क्या थी। अगर एक इंजेक्शन रॉकेट लगाता था, एक बूंद खून छलकाता था, तो माँ कहे अरे मेरे बेटे का तो बहुत खून निकल रहा है, बहुत खून निकल रहा है, यानी वो एक ड्रॉप खून जो ब्लड डोनेशन का हमें काम मिला। उस वक्त ब्लड डोनेशन जो है बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि खून की मुझे खुद नहीं पता था। हम ये समझते कि इतना सा खून, एक दो प्याले खून शरीर में होता होगा, और वो ये निकाल लेंगे तो हम तो गए। अब जिस भी बच्चे से गए वो समझा बुझा के तैयार हो जाता था। अब मैं घर जिक्र करता था, उसके पेरेंट्स लड़ने आ जाते थे मेरे से, कहीं तू यहाँ पढ़ने आया है, लोगों का खून पीने आया है। मैं कहा ऐसा खून नहीं है। फिर मेरे को लगा कि यार ये भी एक बड़ी समस्या है। तो मैं जो वहाँ में रेड क्रॉस का दफ्तर था वहाँ गया। मैं उनसे कहा, मैं कहा ये ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप करना चाहते हैं, तो आप हमें उसके वो बताइए कि क्या क्या नियम है, क्या है, या उसके लाभ हैं, सारा खून लेके मतलब नुकसान ही नुकसान है। तो उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीज़ें दी। अच्छा। मैं उनको कंपाइल करके एक साइकोस्टाइल था, उसका प्रिंटिंग नहीं थी, साइकोस्टाइल पे कौड़ी के साइकोस्टाइल मशीन थी, उसमें सर्कुलर निकाले, अच्छा, प्रिंट जैसा। डुप्लीकेटर मशीन, हाँ वो प्रिंटिंग अच्छा सॉर्ट अच्छा। ऑफ, वो हमने यूनिवर्सिटी में बांटे। हम्म। तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट दिए थे रेड क्रॉस में कि विद इन 24 आवर आपका खून पूरा हो जाता है, और ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो पूरा हमें अपग्रेड कर दिया। अब हम तो अपग्रेड हो गए, उन्हें जिनका खून लेना है उनको कैसे अपग्रेड करें। तो कंडीशन ये आ गई कि जब भी हम ग्रुप इकट्ठा करते थे, उनसे कहा भाई कल हमारी वैन आएगी रेड क्रॉस की, तो वो बंक मार जाते थे, कॉलेज नहीं आते थे। अच्छा। हम्म। अब वो बड़ा ये लगता था कि भैया फिर वो यूनिफॉर्म पहनते थे, रेड क्रॉस को कि नहीं आज ये रहने दीजिए, ये अगले हफ्ते का रख लीजिए, अब नहीं। फिर हम मोटिवेट करते थे। इस तरीके से करके 38 to 40 एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन 38 से 40 ब्लड डोनेशन हमने करे थे। अच्छा। आज ये है कि एक फ़ोन करो हाँ तो एक कॉलेज में 200 बच्चे ब्लड डोनेशन होते ही आ रहे हैं। हाँ। हमें पूरी यूनिवर्सिटी में 38 नहीं हुई। हाँ। तो अच्छा, तो अभी अगर आपको जो जेन-ज़ी है जिसके बारे में आपने भी बोला, अगर उनको समझाना हो एनएसएस क्या है और आज की डेट में क्या करती है, तो आप कैसे समझाएँगे? देखिए, समय के अनुसार आदमी का थॉट प्रोसेस चेंज होता चला जाता है। जो हमारे टाइम में जो चीज़ें थी वो आज सब उल्टी पुल्टी हो गई। यही समझिए कि हमारे समय उल्टी पुल्टी थी तो आज सारी सीधी हो गई। हाँ। यही जैसे जैसे डेवलपमेंट आता है सोसाइटी में, अपग्रेडेशन होता है, वो थॉट प्रोसेस भी चेंज हो जाता है। राइट। हमारे टाइम पे कम्युनिकेशन नहीं था, हुँ। हमारे टाइम पे मीडिया नहीं था, हमारे टाइम पे मोबाइल नहीं था, हमारे टाइम पे ट्रांसपोर्ट नहीं था। अगर मुझे आपसे बात करनी है तो आपके घर में चिट्ठी लिखूंगा, ये 3 दिन बाद आपको मिलेगी। अब बताइए बनाए प्रोग्राम के आज कहीं घूमने चलेंगे तो 3 दिन बाद आपको बता रहे कहीं घूमने चलेंगे। आज वो कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया है, और बच्चे इसे एक अच्छा साधन भी मानते हैं कि वो मोबाइल को एक प्रोफेशनल तरीके से यूज़ कर रहे हैं। हुँ। सारी गलतियाँ ही गलतियाँ नहीं हैं, हाँ, बिल्कुल। उसके अंदर बहुत अच्छाई भी है, कंटेंट भी है, और फिर आप पूरे वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, तो उससे बच्चों का जो दिमाग का विकास है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि उनको हर चीज़ में नयापन चाहिए।
जल्दी भी हो गया, जल्दी बोर हो जाता है क्योंकि अब सब बहुत जल्दी देख लिया। नयापन चाहिए ना उनको। हाँ। अब देखिए क्या है नयापन, क्या है हम्म। कि दे डोंट वांट रिपीटिशन ऑफ वर्क, हम्म। वो उससे दूर रहे, चाहते हैं कि ये नहीं, ये कुछ नहीं है, वो नहीं। फायदा ने कहा कि भाई ऐसा मेरी दुकान पर बैठ गई हो, वो कहते नहीं आप बहुत दिन बैठ लिया, मैं तो सर्विस में जाऊंगा। हम्म। माँ ने बेटी से कहा बेटा अब तुम शादी लायक हो गए हो, तो बेटे ने जवाब दिया मम्मी मेरे को पहले पढ़ाई करनी है, ये शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ती। अगर आज आप सर्वे करें तो जो जैन जी है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास अपने फ्यूचर की गाइडलाइंस ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। जो युवा लड़के हैं या युवा लड़कियां हैं, मैं उनको देखता हूँ, मिलता हूँ, तो वो पोटेंशियल है, दिमाग है, काम डायरेक्शन की नहीं। जो है डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि जो सरकार में काम हो रहा है वो लोग इतने जल्दी अपने आप को नहीं चेंज कर पाए जितना जैन जी चेंज हो गया। आपने उनको स्लोगन दिया कि शिक्षा, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब जब बेटी ने पढ़ना शुरू किया, वो पढ़ ली, अब उसको जब उसने ग्रेजुएशन किया उसको ये नहीं पता मेरे को यूपीएससी करना है, मेरे को एसएसबी में जाना है, मुझे एसएससी में जाना है, मुझे सीए बनना है, मुझे क्या करना है, वही गाइडलाइंस थी इसमें। क्योंकि हर जगह जो है कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि 5% या 4% रिजल्ट आया वो भी लीक हो जाती है एग्जामिनेशन। तो वो जो युवा पावर है उसके अंदर तो फ्रस्ट्रेशन आ गया ना। बिल्कुल। उनको डायरेक्शन कहाँ है? अब अगर मैं भी जाकर उन बच्चों से कहूँ कि भाई आप जो है एनएसएस को ज्वाइन करो, इसके लिए मेरा एनएसएस वाइड सब्जेक्ट, मैं अभी आपको इस बारे में बताऊंगा कि ये एक अध्यात्म जुड़ा सब्जेक्ट है। अच्छा। और ये यूथ को चैनलाइज कर सकता है, बेस्ट वे में कर सकता है। ओके। लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज ने एनएसएस को एक ऐसा ही बना दिया जैसे वो और प्रोडक्ट होते हैं। अच्छा। हम 45 लाख वॉल्टियर हर साल पैदा कर रहे हैं, 7.5 करोड़ वॉल्टियर बन चुके, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई देते। What is NSS? It is a personality development through community services. What is personality? It is not the shoes which make your personality. It is the step you move that is your personality. इसे कौन बच्चा समझेगा? और ये एनएसएस के काम करते करते मतलब जब होता है। आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, राइट। आपकी एक्सपेक्टेशन कम हो जाएंगी, तभी आपको दिशा मिलेगी ना। आज हर बच्चा अपने अंदर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ढूंढ रहा है, हर बच्चा अपने आप को यूपीएससी में देख रहा है, हर बच्चा इसको देख रहा है, तो एक्सपेक्टेशन जो है उनके वो है जो वो अचीव ही नहीं कर पा रहे, इसीलिए और फ्रस्ट्रेशन इसीलिए वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग नहीं बन पा रहे। तो एनएसएस कैसे हेल्प करेगा? एनएसएस ऐसे हेल्प करेगा कि जैसे मान लीजिए आप हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं आपको एनएसएस के बारे में बताता हूँ, फिर आप ही मुझे जवाब दीजिए कि एनएसएस आपको फायदा पहुंचा सकता है नहीं पहुंचा सकता। ओके। एनएसएस ने आपको समझाया कि यू आर ए ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन रिलेशंस वो इतने इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि समाज क्या है, इट इज अ कंपाइल्ड स्टेज ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स, ह्यूमन कंटेंट एंड जो भी है ह्यूमन कंडीशंस पे जो हम आज हर रोज हर समय एक दूसरे के टच में रहते हैं, जो हमारी दिनचर्या है, वो ऐसा नहीं है कि हमारे साथ गधे घोड़ों के साथ है, ह्यूमन टू ह्यूमन है ना समाज के अंदर। उसके अंदर क्या चाहिए? सबसे पहले हमें आपस के अंदर एक ऐसी फीलिंग होनी चाहिए कि मैं जितना हूँ इम्पोर्टेंट, मेरे से ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट हो। राइट। ओके। एनएसएस में स्लोगन आया नॉट मी बट यू, ये यू आर मोर इम्पोर्टेंट देन मी। लेकिन इसे ढंग से नहीं समझाया गया, लोगों ने सोचा कि भाई अगर कल को एग्ज़ाम होगा तो तू मेरे से छोड़ देगा अपना एग्ज़ाम, यू आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो ये संदेश हमारा गलत गया।
नॉट वी बट यू का मतलब ये था यू आर मोर इम्पोर्टेंट देन मी, राइट, लेकिन कंपटीशन में यू आर नॉट इम्पोर्टेंट टू मी। हाँ, तो मैं आपसे स्ट्रगल करूंगा ना। बिल्कुल, हाँ, तो एक ये क्रिया नहीं है, इसलिए एनएसएस के अंदर जितने भी बच्चे आते हैं मैं उनको देखता हूँ, वो उनको बहुत अच्छा लगता है एनएसएस को ज्वाइन करना, अच्छा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल समाज से जोड़ता है आपको। जब आप कम्युनिटीज़ में जाते हैं तो कम्युनिटीज़ के अंदर जो कमज़ोरियाँ आप देखते हैं, गलतियाँ आप देखते हैं, अनएजुकेटेड लोग देखते हैं, चाइल्ड लेबर आप देखते हैं, नशा आप देखते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं समाज के अंदर, वही तो समाज को दूषित कर रही हैं। और मेरे ख्याल से जब बच्चे इन सब चीज़ों को हैंडल करना और जो लोग इन चीज़ों में घुसे पड़े हैं और उनको हेल्प कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उनका कितना खुद का भी ग्रोथ तो साथ-साथ होगा। यही तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। एम्पैथी आएगी, सिम्पैथी एम्पैथी, आएगी यस। एंड क्योंकि जब आप जा रहे हैं कम्युनिटीज़ में और आप प्रैक्टिकली जो चीज़ देख रहे हैं, आप ऐसा गए, आपने देखा कि कोई अपनी बीवी को पीट रहा है, अब वो तो नशे में पीट रहा है, आप इन्वॉल्व हुए कि वो क्यों पीट रहा है, क्या पीट रहा है, तो वो आपको नहीं सुनेगा ना, उसे समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर आपके अंदर इंसानियत है, आपके अंदर डेवलप्ड पर्सनैलिटी है, तो आप इससे सोचना शुरू करोगे कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इट। राइट, तो सबसे पहले आपको आएगा कि भाई मुझे जो है डी एडिक्शन की तरफ जाना चाहिए, वो एक कॉज है। वो कॉज है। अब आपके अंदर क्वेश्चन मार्क आ गया कि मुझे इस प्रोग्राम में काम करना है। आप में किसी कम्युनिटी में गए, हमने देखा कि भाई एक बच्चा जो जा रहा है, बेटा कहाँ जा रहे हो, कि वो मेरे को घर में कोठरी में जाके बर्तन साफ करने हैं। हमने देखा कि 10 साल की बच्ची कोठरी में बर्तन साफ करने जा रही है, क्यों? इसने भी तो ऐसी जिंदगी पाई है जैसे हमने पाई है, ऐसा ही क्यों कर रही है? तो आप उसे कहते हो बेटा देखो तुम यही करना, उसके बाद समझ में नहीं आएगी बच्चे को, क्योंकि बच्चे को रोटी दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं आपके बारे मान लूंगी, मुझे रोटी कौन देगा खाने में, बिल्कुल, ये फिर आपको स्ट्राइक करेगी। आप फिर इसके निवारण की तरफ सोचोगे कि भाई इस बच्चे को मैं एजुकेशन की तरफ कैसे लाऊं। तो आप तो दूसरे के लिए सोचना शुरू करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स तो को जब आप सॉल्व करना दूसरे शुरू के करते बारे हैं। में सोचना शुरू करते हैं, यही तो सोचते होते हैं, हाँ, हाँ, एंड देन यू आर थिंकिंग बियॉन्ड योरसेल्फ। बियॉन्ड योरसेल्फ। मतलब अब जो अगर हम जेन ज़ी की बात करते हैं, वो अपने बारे में ही सोचते हैं, जो एक कॉमन उनके अब बारे में। देखिए जैन जी हैं, अगर मैं आज मैं जो सब चीज़ों को कंपेयर करता हूँ, तो मैं आज देखता हूँ मेंटली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग या दे देन वेरी अस। स्ट्रांग, एब्सोल्युटली। नॉलेज वाइज हाँ, जो मेरे ग्रैंडसन हाँ, की नॉलेज है वो मेरी नॉलेज नहीं है। हाँ, हाँ। सब क्यों? कुछ फिंगर टिप्स क्योंकि पे है, कुछ क्योंकि भी। हमें तो वो इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग नाम की चीज़ें नहीं पढ़ाई गई जब हमने इंजीनियरिंग किया था। अच्छा, उस समय अप्लाइड फिजिक्स पढ़ाई जाती थी। अच्छा। और आपको ताज्जुब होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने किया, सेमीकंडक्टर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, डायोड भी नहीं बनते थे, डायोड भी नहीं मिलते थे, इवन कैलकुलेटर ही नहीं थे। ओह! अब आप बताइए, कैलकुलेटर नहीं है, कंप्यूटर की तो बात छोड़ दीजिए, हाँ, तो मैं कहाँ से कंप्यूटर को चला लूँगा? वो तो मेरा ग्रैंडसन मुझे सिखाएगा कि बाबा आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता। उस टाइम रिसोर्सेज़ नहीं थे जो अब हैं, अब जो ईज़िली मिल रहे हैं लोगों को। पर अगर हम वापस से उसी पॉइंट पे जाएँ कि जो एक कॉमन लोगों का बिलीफ है जेन ज़ी को लेकर कि बहुत सेल्फिश हैं, अपने आप में घुसे रहते हैं, अपने छोटी दुनिया में ही रहते हैं। अगर एनएसएस जैसी चीज़ों के साथ वो जुड़ते हैं, दे विल स्टार्ट थिंकिंग बियॉन्ड देयर ओन सेल्व्स। देखिए वो औरों के बारे में सोचना शुरू करेंगे। एनएसएस की जब हम बात करते हैं ना, इट्स ए ग्रुप एक्टिविटी, इट इज नॉट एन इंडिविजुअल कैपेबल वर्क, ठीक है ना। जब आप ग्रुप में काम करते हो तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, कम्युनिकेशन आपको आ जाएगा, हाँ, टीम वर्क आ जाएगा। टीम वर्क आ जाएगा आपको, हाँ, कि भाई डायरेक्शन हमें लेना, डायरेक्शन देना आ जाएगा। ये आ जाएगा। ट्रू। एंड द बेस्ट थिंग यू विल गेन इज टू टेक ए डिसीजन इन एडवर्स कंडीशन। राइट, राइट। ये आपके घर में भी तो काम आएगा ना।
कि घर में आपको बहुत एडवर्स कंडीशन है एंड यू हैव टू टेक अ राइट डिसीजन। और जो एक एक प्रॉब्लम भी है जनरेशन की, लोनलीनेस, कि सबसे कनेक्टेड है ऑनलाइन पर अंदर से लोनली है, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो देखिए सकता है वो जो लॉनलीनेस है वो क्यों क्रिएट हुई है, आज आप सर्वे करिए, किसी भी घर में चले जाइए, अगर 3 BHK का रूम है, वो फ्लैट है, तो पापा मोबाइल पे अलग कमरे में, मम्मी मोबाइल पे अलग कमरे में, बेटा और बच्चा अपने कमरे में अलग मोबाइल पे, तो वहाँ जो है आप में फैमिली के अंदर ही कम्युनिकेशन नहीं। अब जब फैमिली के अंदर कम्युनिकेशन नहीं है, और आपको पता है कि आदमी बिना कम्युनिकेशन के जिंदा ही नहीं रह सकता, बिल्कुल, आप कहाँ कम्युनिकेट करोगे? राइट, थ्रू मोबाइल आप जाओगे। अब जब आप थ्रू मोबाइल जाते हो तो कोई आपको फैसिनेट करता है गलत तरीके से, गलत समझ दिखाता है, गलत चीज दिखाता है, और या वो आपसे बात करते करते उन चीजों को सोचता है कि मैं इसको कैसे एक्सप्लॉइट करूं। तो आज जेन जी क्यों एक्सपर्ट हो रहा है? क्योंकि उसको कनेक्शन उसको उसको यही नहीं पता कि ये रास्ता किधर की तरफ जा रहा है। हाँ, करेक्ट। तो आज मैं तो ये कहता हूँ कि इट शुड बी ए कंपल्सरी कोर्स, एनएसएस शुड बी कंपल्सरी फॉर ऑल जेन जी ट्रू, क्लासेस, ट्रू, सो फॉर सो मेनी और रीजन, ये स्कूल टाइम से ही हो जाना चाहिए। ताकि एक सेवा भाव क्योंकि भी बनेगा देखो बच्चों में। सेवा भाव क्या है, आप ये क्यों सोच रहे हो कि मैं दूसरे की सेवा करूं? आप अपनी सेवा कर लो, वही कम है क्या? अगर मैं अपने कपड़े खुद प्रेस कर रहा हूँ, अगर मैं खुद अपने व्यवस्था बना लूँ, अगर कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं है तो मैं बर्तन भी साफ कर रहा हूँ, अगर डोमेस्टिक हेल्प नहीं है मैं झाड़ू भी लगा लूँ। हमारे यहाँ क्यों है ये जो हमारे यहाँ स्वच्छता अभियान है, जो हम झाड़ू लगाते हैं सड़कों पर कॉलोनी में, वो कोई हम झाड़ू लगाने के लिए थोड़ी एनरोलमेंट किया है। वो हमें सिखाता है कि कल को अगर हमें अपने घर में भी झाड़ू लगानी पड़ती है तो हमें कोई झिझक नहीं होगी। बिल्कुल, वो भी झिझक है कि अगर मैं झाड़ू लगा रहा हूँ और कोई गेस्ट आ गया या मेरा दोस्त आ गया, वो क्या सोचेगा? वो एक आपके उसमें बदल जाता है कि आपको लगेगा कि अगर वो देखेगा तो वो भी सीखेगा राइट, कि मैं झाड़ू लगा रहा हूँ। यानी आपके अंदर एक परसेंटेज डेवलपमेंट ऐसा है, जो झिझक है आपकी कि मैं कमरे को और मकान को बंद करके उस काम को करूँ, जो कि आपको ओपन लेकर कि सर को झाड़ू लगा सकता है, घर में झाड़ू लगाने में क्या दिक्कत है? आप इतने सालों से एनएसएस से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा क्या वो पॉइंट था या फिर आपके पिछली लाइफ में ऐसा क्या था जहाँ से आपको ये मोटिवेशन या ये आपको एक अंदर से आया कि मुझे इस एनएसएस या सेवा की तरफ ही मुझे जाना है? मतलब वो कौन सी, या तो कोई एक ऐसा स्ट्रगल का पीरियड या ऐसा कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी जिसने आपको शेप किया ऐसा? देखिए ये एक, अब मैं इसे अगर दूसरे शब्दों में बोलूँ कि एनएसएस एक प्रोसेस है, जिंदगी जीने का एक वे है, उसे प्रोसेस जिसे आप धीरे धीरे अडॉप्ट करते चले जाते हैं। ओके, अब वो प्रोसेस कैसे काम करता है, वो अभ्यस्त कैसे कर देता है आपको? जब आपने किसी परेशानी में देखा, मैं आपको एक शब्द बोला था, टू टेक ए राइट डिसीजन इन एडवर्स कंडीशंस। परिवार में एक एडवर्स कंडीशन आती है जो कि एक सामूहिक कार्य है, सबको मिलजुल कर करना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि परिवार में कोई आदमी अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअलिस्टिक है। क्योंकि आप भी इंडिविजुअलिस्टिक हो जाएंगे। नहीं, अगर आपने सोशल वर्क को दिया है, अगर आपके अंदर वो डेवलप हो गया है, आपकी आत्मा ने उसे स्वीकार कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है, तो आप उस चैलेंज को अपने ऊपर ले लेंगे। राइट, और आप ये फील करेंगे कि भाई अगर हम इतने बहन भाई हैं और इतने लोग हैं परिवार के अंदर, अगर हम सामूहिक तौर से नहीं कर पा रहे, तो अगर ये समस्या होती है, मैं कुल अकेला ही बेटा होता तो भी तो मैं इस समस्या को करता। बिल्कुल, वो एकदम आपको स्ट्रेंथ देगा, और स्ट्रेंथ देगा का मतलब ये काम आपका हल्का हो गया।
तो आपके अंदर ये पहले से ही था, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए लेने का एक। ये क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। राइट, ओके। अब आज मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे को ये भी कहते हैं कि यार तुम तो कंजूस आदमी हो, तुम क्यों ऐसा करते हो, कैब से आओ जाओ, अपनी गाड़ी ले जाओ। अब क्योंकि पैसे गाड़ी अभी है मेरे पास, लेकिन क्योंकि मेरी आँख में चोट लग गई थी, एक्सीडेंट हो गया, तो मैं थोड़ा ड्राइव में दिक्कत है, तो इसलिए वो है। अब है क्या कि मैं जब ये सोचता हूँ कि अगर मैं इसके अंदर आ गया कि भी मैं कंफर्ट जोन में मैं चला जाऊँ, कि जो भी कोई मुझे बुलाएगा वो पहले मेरी सुविधाएं देगा तब मैं जाऊँगा, तो इसका मतलब ये बहुत सारे चांसेस जो मुझे लाइफ में करने हैं, जो दूसरों को अपग्रेड करना है, तो आई विल मिस देम। ट्रू। अब एक बच्चे आए थे मेरे पास वहाँ से, उड़ीसा से, पूरी जगन्नाथपुरी से, तो वो एक प्रोग्राम का साथ है, तो मेरे को वहाँ से आए और चाहे इनवाइट करने दिल्ली। तो उनका सर देखिए हम आपको बाई एयर तो अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें ट्रेन में भी मुश्किल है कि टिकट कराने में, लेकिन हम आपको उड़ाने में चाहते हैं। मैं कोई बात नहीं, अगर आप चाहते हो मैं आऊँगा, मैं अपने खर्चे से आऊँगा, मैं घर से जाऊँगा, थर्ड क्लास में ट्रेवल करूँगा भाई, आई ट्रेवल फर्स्ट क्लास, ओके। पर वहाँ रहने की सुविधा मुझे दे देना। वो एग्री। तो वहाँ करीबन 6 दिन रहा और बच्चों को खूब मैं दिया, बहुत किया, तो वो एक सर्कल बन गया, लोगों को पता लगा कि वो सर इस काम के लिए दिल्ली से आए हैं। तो एक्चुअली क्या है कि आप जब सुविधाओं की तरफ जाएंगे तो कंफर्ट जोन की तरफ जाएंगे। फिर बहुत सारी चीजें छोड़ते चले जाएंगे कि हाँ तो मुझे आराम नहीं अच्छा, है। वो जो चीजें हैं ना, वो आपके लिए बहुत छोटी हो जाती हैं कई जगह। आप कभी देखिए कुछ लोगों को आपने देखो, ब्याह शादी में जाते हैं ना, हम सपने दिखाते हैं कि ये भी ले लो, ये भी खा लो, प्लेट भर लेते हैं, और फिर ये नहीं खाया वो नहीं खाया, वो भरी भराई प्लेट डाल देते हैं, खाना वेस्ट करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट कंटेंटेड। उनको लगता है कि फ्री का है, ये भी खाओ ये भी खाओ ये भी खाओ, खा नहीं सकते। लेकिन अगर आप कंटेंटेड हैं, आप हैं सोचो, तो आपको एकदम ध्यान में आएगा कि जो खाना मैं वेस्ट कर रहा हूँ ये किसी की आवश्यकता है। आपसे उतना ही खाना लेंगे जितना आपको खाना है, सिर्फ वो भी चीज़ लेंगे जो आपको जरूरत है। सही है। तो ये एनएसएस ने वहाँ भी इम्पैक्ट डाला ना आपको। आप तो ये आप जैसे खाने की बात बोली, ऐसे आपने तो अपनी लाइफ में इस सर्विस में कितनी चीजें देखी होंगी, तो सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा चीज आपने देखा जिसने आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दिया, और दैट इंसिडेंट लेफ्ट यू फीलिंग वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंट? देखिए, मेरा अकेला इंडिविजुअली आई कांट डू एनीथिंग, ठीक है, ग्रुप्स के अंदर या मासेस के अंदर हम काम कर सकते हैं। अब अगर आप मेरे से अकेले के लिए पूछोगे तो मैं अगर बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊंगा तो मैं अपने पीस को भी खराब कर लूँगा, मेंटल पीस भी मेरी डिस्टर्ब हो जाएगी। राइट। क्योंकि मुझे ये भी तो ध्यान रखना है ना कि मैं किस काम को कहाँ कर सकता हूँ। अब मैं आउट ऑफ वे जा रहा हूँ थोड़ा सा, कई फंक्शन होते हैं जहाँ हमें भी बुलाया जाता है, किसी राजनीतिक आदमी को बुला लिया जाता है कि ये यहाँ के सरपंच है, ये यहाँ के मेयर हैं, ये यहाँ के वो हैं। अब क्योंकि जो अथॉरिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनको उनसे काम होता है, बच्चों को मेरे से काम है। बच्चे जो है एनएसएस के बारे में जानने के लिए मेरे से जुड़ना चाह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नेताओं से जुड़ना चाह रहा है। सही। इससे जो फेयर होती है 1.5 घंटे का टाइम है, वो 1.25 घंटा तो नेताजी खा जाते हैं कि मतलब वो फूल मारा, स्वागत, ये वो, फिर उनका भाषण, ये सब। अब 15 मिनट वो मेरे को मिलते हैं और वो मेरे से बोलते हैं कि गुप्ता जी जल्दी फिनिश कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ मुझे बुलाया क्यों है भैया, 5 मिनटों में समाज सेवा का बच्चों से क्या डील करूँ। अब कंडीशन होती है, बच्चे भी फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं क्योंकि वो तो मेरे से मिलने आए थे, मेरे से एनएसएस के बारे में जानना चाह रहे थे,
और ये सारी पता नहीं कहाँ के सुना गए कि हमारी गवर्नमेंट वहाँ भी है, हमारी यहाँ भी है, और हम ये भी हैं, हम वो भी हैं। बच्चे आज जैन जी इनको नहीं सुनना चाहता। दे आर सो प्रैक्टिकल। वो कहें हमें कहानी वानी में सुनाइए, हमें तो रास्ता बताइए कि कौन सा रास्ता जो हमें चलना है। और ये हमारे समय भी था। मेरी लाइफ में बहुत से इंसिडेंट्स ऐसे हैं कि जब कि मैं अपने फॉरेन मिनिस्टर से, एवं कई जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह से, उन सबसे मैं मिला हूँ। लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत वही होती थी जब उन लोगों को मैंने देखा कि वो युवाओं को सुना रहे हैं इस बात को कि भाई हम जब ऐसे थे तो हम ये कहते थे, तुम ऐसे हो, तुम क्या कर रहे हो। जैन जी नेवर वांट्स टू लिसन ऑल दिस थिंग, दीज आर बड़े थिंग्स। अरे तुमने कुछ भी करा था, हम क्या नहीं कर रहे। अरे तुम्हारे रास्ते हमारे रास्तों में फ़र्क ये है कि जो तुम कर रहे थे उस समय ओपन स्काई था, बहुत सारे काम आपके पास थे करने के लिए। हमारे साथ तो ये है कि हम एग्ज़ाम में जाएं, 10 लाख बच्चे भेज रहे हैं, 500 सेलेक्ट होने। आप कहते हो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाइए, आप कहते हो स्टार्टअप में जाइए, बच्चे स्टार्टअप में आते हैं। मेरे ख्याल से 10% बच्चे स्टार्टअप में आने वाले ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, 20% निराश हो जाते हैं, और 70% लोग बेचारे फेल होकर घर आ जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आप जब आप उनको बोल रहे हैं, आप स्टार्टअप शब्द तो आपने बोल दिया, पर स्टार्टअप के लिए उसके लिए तो बहुत सारी ज़रूरतें हैं, वहाँ तो आप पहुँचे ही नहीं, डेप्थ तक तो पहुँचे ही नहीं। एक बच्चे को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हो आप, सबसे पहले तो आप उसके पोटेंशियल को बढ़ाइए ना। उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आदत हो, आप तो उसे ऐसा सपना दिखा देते हो कि आप एंटरप्रेन्योर बन जाइए, अपनी गाड़ी ले लीजिए, अपना तो वो जो लोन बैंक से देता है वो सारा उसमें खर्च कर देता है, फिर फैक्ट्री कहाँ से चलेगी। मतलब जर्नी का उनको आदत नहीं है कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है वहां तक पहुंचने के लिए, उसके लिए वो रेडी नहीं है। बट वो जो ऑलरेडी अचीव करके जो मिलेगा उसके लिए वो पहले रेडी हैं, पहले चाहते हैं। देखिए सबसे वही जैन जी की रिक्वायरमेंट क्या है, और ये आने वाली जितनी पीढ़ियाँ होंगी, क्योंकि मैं तो तीसरी चौथी पीढ़ी को एड्रेस कर रहा हूँ। हमारे टाइम पे भी ये था कि जो हमसे पहली जनरेशन थी वो भी ये भाषण डालती थी कि हमने ये किया, हमने ये किया। एक दफ़ा मैं इंसिडेंट बताऊँ, बादशाह खान आए थे, सीमांत गांधी, अच्छा। वो गांधी जी को बहुत नज़दीक थे, काबुल से आए थे, यानी अफगानिस्तान के। वो ऐसे थे जैसे हमारे यहाँ गांधी जी थे, तो उनको सीमांत गांधी बोलते थे। अच्छा। जब हम ये एनएसएस में आए थे तो मैंने उनको बुलाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको, उनका 80वां जन्मदिन था, तो 80 लाख रुपए की थैली भेंट की थी। हमने वो कॉलेज में बुला, यूनिवर्सिटी बुला लिया। अभी सेशन स्टार्ट हुआ तो वही बात है कि आप तो बसे फूके, जैन जी को तो कमियां ही कमियां हैं कि आप आंदोलन कर रहे हो, आप सत्याग्रह कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं वो उसमें तो डक में जाइए ना। क्यों जैन जी को आप कसूरवार मानते हो। उसकी भावना को समझो, उसकी जरूरतों को समझो। करेक्ट। आप अपने से कंपेयर करो, आपने तो बहुत सुविधाएं होती हैं। So the same thing was there. ये मैं आई एम टॉकिंग ऑफ 68। तो जब मैंने उनसे क्वेश्चन किया तो उन्होंने बोला नो क्वेश्चन, आप तो ये कर रहे हो, आप तो वो कर रहे हो। तो अब मैं भी रिएक्टिव हो गया जैसे आज जैन जी रिएक्टिव है। हम भी उस समय के जैन जी थे, हाँ ऑब्वियसली। है ना। तो मैं उसको अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ जैन जी। तुम्हें जैन जी को लीड ही करना नहीं आता। राइट। तो बेसिकली क्या हुआ, जो कहा कि आपने ये किया, आपने वो किया, आपने किया, मैंने कहा सर आप एक बात बताइए कि एक आदमी अपने बच्चे को भेजता है कि भाई उस समय सिगरेट बहुत पी जाते थे, कि ये चाय में आके सिगरेट मजा है, कैलेंडर के लाया, चाय में आके बड़ी हार्ड होती है। अब बच्चा गया सिगरेट लेने के लिए, उन्होंने कहा हार्ड और मुलायम क्या है यार। उन्हें वही सुलगा के सुट्टा मार लिया कि इसमें हार्ड क्या होता है। अब वो जिससे सिगरेट आया तो उसने कम्युनिकेट कर दिया उसके बाप को।
कि भाई वो तुम्हारा लड़का तो सिगरेट पी रहा था, बाप ने उसकी पिटाई कर दी। अब यही तो डिफरेंस मैं प्रैक्टिकली बताऊं कि जैन जी की परेशानी क्या है। तुम जैन जी को क्यूरियस बना रहे हो और जो प्रैक्टिकली उसको चेक करने आता तो तुम संवारते हो। यही पहले तो बच्चे को सिखाते हो कि ये हार्ड है और ये सॉफ्ट है, कि और क्यूरियस जब बच्चा बनो। उसको क्यूरियस होकर वो जानना चाहता है क्या हार्ड है क्या सॉफ्ट है, तो तुम उसे पीटते हो। तो कंफ्यूज हो रहा है कि मुझे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, भाई व्हाट इज रॉन्ग विद मी। या ट्रू ट्रू। बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है, बाप कह रहा है तू इंजीनियर बन, उसका शौक ही नहीं है इंजीनियरिंग के। तो मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी में देखा बच्चों से, जब मैं इंटरेक्शन करता हूँ तो मैं कहा भाई यू डिसाइडेड दिस कोर्स। वो कहते हैं ऐसा मजबूरी थी, हम मेरे पिताजी कह रहे थे कि देख वो पड़ोस का तेरे चाचा का लड़का है ना, वो इंजीनियरिंग में गया था, वहाँ से वो IAS बन गया, तो मुझे वो कहे तू इंजीनियरिंग कर IAS बन। अब इट इज इजी कि भाई 10 लाख का वो बन गया, वो बन गया, लेकिन वो दूसरा भी बन जाए ये उसका प्रेशर है, तो ये तो हर जनरेशन का यही चल रहा है। प्रेशर है, यस एग्जैक्टली, ये चेंज जो आज जैन जी भुगत रही है वो हमने भी भुगता है व्हेन वी आर इन द कॉलेज। आज हमें समझ में आता है कि भाई ये गलती है कहाँ। जब ये बच्चे जैन जी वाले बड़े हो जाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगी, तो उनको भी विचारों को ये लगेगा कि यार ये अच्छा हो सकता था, हम ऐसा कर सकते थे, हमने नहीं किया। हमारे यहाँ भाषणबाजी ज़्यादा है, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, और उसका ये बन गया तू क्यों नहीं हुआ। अरे भैया उसको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग तो बनने दो। अनलेस ही इज ए गुड ह्यूमन बीइंग, चाहे वो IAS बन जाए, चाहे वो पुलिस वाला बन जाए, चाहे वो इंजीनियर बन जाए, वो एंटरप्रेन्योर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। आज किसी प्रोफेशन में देख लीजिए, हॉस्पिटल में जाइए आप, निराश होकर आते हैं, वही डॉक्टर इज नॉट टॉकिंग प्रॉपरली, किसी प्रोजेक्ट में आते हैं इंडिया इज नॉट टॉकिंग प्रॉपरली, सरकारी दफ्तर में जाओ वो आपको अवहेलना कर रहा है आपकी। जब तक आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग नहीं बनोगे, वही तो मैं कहता हूँ NSS यही तो काम कर रहा है। क्योंकि सब पेरेंट्स भी ये बोलते हैं कि सक्सेसफुल बनना कितना इम्पोर्टेंट है, सक्सेस मिलना कितना इम्पोर्टेंट है, बट यूजफुल होना, सोसाइटी के लिए यूजफुल होना, आसपास के लिए यूजफुल होना, उसकी कोई बात नहीं करता है। देखिए, कौन बच्चा नहीं चाहता कि मैं अच्छा बनूं, कौन बच्चा नहीं चाहता कि मैं तरक्की करूं। ये जो लैग पुलिंग है ना, ये उसको मजबूर करती है कि वो मेरा जिंदगी से परेशान हो जाता है। आप कॉज देखिए कि भाई क्या क्या इसकी जिंदगी में परेशानी थी क्या जो वो ऐसा बना, राइट। आप उसे नहीं देख रहे, आप तो उसकी सक्सेस को देख रहे हो। जो स्टेप वो चढ़ रहा है उन पर भी तो नजर रखो ना। तो आपके हिसाब से ज्यादा जरूरी क्या है लोगों के लिए, सक्सेसफुल होना या यूजफुल होना? देखिए सक्सेस की तो कोई परिभाषा ही नहीं है, क्योंकि इसे कंपैरिजन, मेरे पास मारुति कार है, आपके पास और बढ़िया कार है, इसके बाद और बढ़िया कार है, तो सक्सेसफुल relative कौन है? है, हाँ। क्योंकि अगर आप एक अच्छे इंसान हो जिसको देखते ही लोगों के अंदर ये भावना पैदा होती है कि मुझे भी इनके जैसा ही बोलना है, इन जैसा ही बात करना है। अब मुझे नहीं पता कि मेरे ऑरा में क्या है या मेरे चाल ढाल में क्या है, क्योंकि मैं पर्सनली फील किया है कि जब मैं कहीं जा रहा होता हूँ तो मुझे कोई ना कोई बच्चा समझ आ गया, सर आप छोड़िए मैं आपको वहाँ तक छोड़ के आता हूँ, सर मैं आपको ये हेल्प करता हूँ। और मैं कह रहा हूँ थैंक्स गॉड, मैं कहा कि वही इस बच्चे को मेरे को परिचय नहीं कुछ नहीं, ये मेरे को इतनी हेल्प कर रहा है, क्योंकि मैं बोल चाल चाल ढाल में बेटा बेटी शब्द ऐसा आ गया। शायद तो एज वाइज समझे यू समझेगा मैच्योर्ड इन द सेंस के भी, मतलब मैं उन बच्चों को अंदर अपना बच्चा दिखाई दे रहा है मुझे, तो वो ही मुझे फादर फिगर देख के या कुछ देख के वो मेरी हेल्प करता है। तो मैं ये कहता हूँ एक अच्छा इंसान बनना जो है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन ए गुड प्रोफेशनल। राइट। अभी अगर आप पीछे जाएं एंड इफ यू मीट 20-year-old योर ओन सेल्फ, कृष्ण कुमार गुप्ता, तो आप उसको क्या मैसेज देंगे? सबसे बड़ा मैसेज मैं उनको ये करता हूँ, मैं कहा जब मैं आपके बीच में आता हूँ
तो मेरी एनर्जी बूस्ट हो जाती है। नहीं सर, मैं पूछ रही हूँ कि अगर आप अपने 20-year-old सेल्फ से मिलेंगे खुद के ही, इफ यू मीट कृष्ण कुमार गुप्ता हु इज 20 years old अगेन, तो उसको आप क्या मैसेज देंगे? नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ ना आपसे हाँ, अच्छा। कि देखिए ये जो 20 साल का कृष्ण कुमार गुप्ता है वो क्या महसूस करेगा, ये क्या देखेगा? वी आर टॉकिंग अगेन ऑन जैन जी, ओके। है ना? यही प्रश्न है आपका कि भाई वी आर देखिए टॉकिंग। आप अपने आप को क्या वो मैसेज जे- देंगे वो इतने वो experience वो के बाद? वो जैन जी मेरे से सबसे पहले यही पूछता है, क्योंकि सर जो आप कॉलेज में पढ़ते थे, आज हम भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उस समय आप अपने फ्यूचर को क्या सोचते थे जो हम नहीं सोच रहे? हाँ, दिस इज द क्वेश्चन। राइट, ओके। मैं उनसे सिर्फ ये कहता हूँ, मैं कहा देखिए सबसे पहले तो ये है कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दशरथ मांझी, उसकी बीवी परेशान हुई, डेथ हो गई, उसे 50 साल का कोई ये रास्ता नहीं बनाएगा, उन्हें छह हिस्सा लिया, कोई मशीन का बगैर उसने रास्ता बना दिया। दैट इज द सोल्यूशन। करेक्ट। डोंट आस्क मी what NSS will give you, don't ask me what KK can help you. Ask yourself what you can contribute to your society, what you can contribute to your nation, what you can contribute for your family. वहां कहाँ खड़े हैं आप? वहां तो आपको खुद को उठना है ना। यू आर नॉट ए टॉय कि मैं चाबी भर के आपको कमांड दे दी कि आप इधर चलिए आप चलेंगे। आपके जो मेरे से ज़्यादा पोटेंशियल है। जब 20 साल का के गुप्ता था और आज आप 20 साल के हैं, आपके अंदर मेरे से ज़्यादा एनर्जी है, मेरे से ज़्यादा थॉट प्रोसेस है, मेरे से ज़्यादा आपके अंदर इंटेलेक्चुअलनेस है। और आप मेरे से पूछ रहे हैं कि 20 साल के जब आप थे तो आप क्या करते थे? अच्छा, यू आर तो बाय ऑल मींस यू आर बेटर देन मी। या पर if you go back to that 20-year-old KK Gupta, so are you happy? आप खुश हैं जहाँ पे आप हैं? आपकी जर्नी से आप खुश हैं? कहीं पे कोई कमी है, कुछ और कर सकते थे? मुझे से जो सबसे बड़ी कमी महसूस होती है, जो मैं कर सकता था वो सर्कमस्टांसेस मुझे उतना नहीं करने दे रहा। अच्छा। वो एक व्यवस्था है। मान लीजिए इंडिया का पूरा यूथ आपको सुन रहा है और जेनजी की आपने बहुत बात की, अगर जेनजी आपको इस टाइम पे सुन रहा है, उसको आपको कोई भी एक मैसेज देने के लिए 30 सेकंड्स हैं, तो आप उनको क्या ऐसा बताना चाहेंगे जो उनको कहीं न कहीं कुछ शांति मिले या उनको लगे कि हाँ, हमारी प्रॉब्लम्स कोई समझ के हमें सॉल्यूशन बता रहा है, कोई डायरेक्शन दे रहा है। क्या मैसेज होगा वो आपका? मैं इसको एक 20 सेकंड नहीं 10 सेकंड में बता रहा हूँ आपको। अच्छा। अपने अंदर कैरेक्टर बनाइए दशरथ मांझी वाला। डोंट डिपेंड ऑन गवर्नमेंट मशीनरी, डोंट एक्सेप्ट फ्रॉम एनी अदर पर्सन। जो आप कर सकते हो उसको शुरू कर दीजिए, करना शुरू कर दीजिए। मतलब सॉल्यूशन सीधा ढूँढना शुरू करो, प्रॉब्लम्स के हाँ, बारे में क्योंकि आप डिस्कस जितना करो। अपने आप को जानते हो, मैं आपको शुरू में कहा कि एनएसएस जो है वो आपको अपने आप को पहचान आपकी देती है। राइट। आपके पास एक आत्मा है, सोल है। वो एक ब्लैक बॉक्स होता है ना एरोप्लेन में, उसकी तरह एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। राइट। जो मैं आपसे बात करूँ इट इज बीइंग रिकॉर्डेड। वो वीडियो भी बन रही है। आपकी वीडियो कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन वो वीडियो मेरी, तो मैं अगर सोचूंगा ना कि मैं 1961 में वहाँ गया था, वो वीडियो अभी तक प्रिजर्व है। मैं उसे फील कर जाऊंगा कि अच्छा मैं पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ, वो पेड़ रास्ते में आया, ये आया। तो आप उसको पहचानिए, वो आपके अंदर एक एनर्जी है, आत्मा जो है, सोल जो है ना, आपकी एक एनर्जी है। आप डिपेंडेंसी पर जाइए मत। जो आप कर सकते हो अपने आप को देखिए कैसे है। नो योर सेल्फ फर्स्ट, ओके। अपने आप को जानिए। नंबर 2, अपने पोटेंशियल को जानिए कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। अपने फिजिकल एबिलिटी को जानिए कि आपके अंदर कितनी ताकत है। अपने कार्य क्षमता को जानिए कि मैं कितनी देर काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अपने सर्कमस्टांसेस को पहचानिए कि क्या मैं इस सर्कमस्टांस में कुछ कर सकता हूँ। अपने
फाइनेंशियल कंडीशन को जानिए, पारिवारिक कंडीशन को जानिए, समाज की कंडीशन को जानिए, फिर उसमें से निकल के बाहर आइए। अपने बारे में पूरा एनालिसिस कर सकते हैं ऐसे। अगर आप अपने आपके बारे में एनालाइज ही नहीं कर सकते, अगर आप एक रेडी वाले को पूछेंगे भाई गाजियाबाद के लिए ट्रेन कहाँ से मिलेगी, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप प्लेटफॉर्म पर जाकर पता करिए कि गाजियाबाद के लिए ट्रेन कौन सी जाएगी। करेक्ट। तो यू हैव टू गो इन ए राइट डायरेक्शन, डोंट वेस्ट योर एनर्जी। अगर आप पूछेंगे मुझे कॉमर्स में जाना चाहिए, मुझे इसमें जाना चाहिए, इकोनॉमिक्स में जाना चाहिए, मुझे नेता, मैं तो कहूँ सबसे बढ़िया अगर कुछ नहीं कर सकते नेतागिरी करो। क्योंकि आज हमारे देश को अच्छे नेताओं की जरूरत है, और अगर एनएसएस से अच्छे नेता निकलने शुरू हो जाए ना, तो शायद हो सकता है देश का कल्याण भी कर दें। तो अगर कोई रास्ता नहीं मिलता तो नेतागिरी में चल जाओ और जैन जी को ऊपर लाकर बदल दो सारा। और मेरा फाइनल क्वेश्चन ये है कि जैसे आपकी पूरी लाइफ डिवोटेड है सेवा को, तो सेवा से आपको मिलता क्या है? व्हाट डू यू गेन आउट ऑफ इट? हाँ मुझे बताइए, मेरा जन्म है 43 का, और आप मेरी एनर्जी को देख रहे हो। ये कौन सा कैप्सूल आप खाओगे जो ऐसे एनर्जी मिल जाएगी आपको? तो ये सेवा से मिलती है। कौन सा विटामिन आप खाओगे जो आपको मेरे जैसा बना के रखेगी? सो आपको लगता है कि इससे आपका एक वाइटल एनर्जी आपकी एग्जैक्टली बढ़ती है, स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती है। जब स्पिरिचुअल एनर्जी बनेगी तो वाइटल एनर्जी अपने आप बढ़ जाएगी। हमारी जो एनर्जी वेस्ट कहाँ कहाँ होती है? कैलकुलेशंस में होती है। वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ, ये करूँ ना करूँ, ऐसे करूँ नहीं करूँ, सोचते जा रहे हैं। कहाँ? कंपनी में बैठ के। राइट। तो ये मैसेज सबको ही जाता है, ये सिर्फ यूथ के लिए नहीं है, जो भी इसमें जुड़े हुए हैं सब लोगों को जाता है कि अच्छा। अब आप ये देखिए ना कि जो बच्चों का नीट का पेपर लीक हुआ, कितने बच्चे अफेक्टेड हुए? सभी हो गए। गलती किसकी थी? किसी की तो होगी ना, कोई तो इसका जिम्मेवार होगा ना, जिसने इनिशिएट किया होगा, जिसने पहले दिमाग में सोचा होगा कि इस पेपर को मुझे आउट करना है, कैसे आउट करूंगा, कैसे लीक करूंगा, एक सोचा होगा ना। फिर उसने वो चैनल बना दी कि किस किस के थ्रू लीक करूंगा। अगर उस आदमी का सोच ही ठीक होता, उसके दिमाग में आते कि कुछ लाख रुपयों के लिए मैं कितने लाख बच्चों का करियर खराब कर रहा हूँ, तो क्या ये लीक हो जाती? तो ये चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट को भी देखनी चाहिए, जो पॉलिसी चला है उनको देखनी चाहिए। करेक्ट। तो बहुत मजा आया आपसे बात करके, और एनएसएस के बारे में तो बहुत कुछ समझा है, एंड हाउ इट कैन हेल्प पीपल, हाउ सेवा करके भी खुद की भी हेल्प होती है, तो इसीलिए करना चाहिए। अब आप मुझे उत्तर दीजिए, आपने मेरे से इतनी सारी बातें पूछी, आपने अपने पर्सनैलिटी में कुछ चेंज महसूस करने की कोशिश की है कि क्या चेंज कर सकते हैं? हाँ, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है 1% भी मेरे से बात करने के बाद आपको कुछ अच्छा लग रहा है, तो फिर वो जैन जी को सबको अच्छा लगेगा। मतलब 1% नहीं, मुझे तो 100% अच्छा लग रहा है। तो आई एम श्योर उनको भी ये मैसेज मिलेगा, एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट एवरीबॉडी। तो ये सभी जैन जी को अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो so much. नमस्कार।